हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ वापस। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूँ जो मैं पहले बनाता था। आई थिंक आप भी वैसे ही नोट्स बनाते होंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल फॉर्म के नोट्स है जिससे ग्रास्प करना हमको थोड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन उसी जगह अगर हम नोट्स डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो वो हमें पढ़ने में आसानी होती है और एग्ज़ाम में भी उसके रिप्रेजेंटेशन के अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो आप देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और मेन पॉइंट हमें अच्छे से याद भी हो जाता है हमें, और एग्जाम में उसके इस रिप्रेजेंटेशन के गुड मार्क्स भी मिल जाते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी बनाए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मैंने पॉलिटी के कुछ माइंड मैप्स बनाए हैं। इससे आपको ग्राफ्स करने में भी आसानी होगी और आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो साइड में लिख सकते हैं, इसके फीचर्स लिख सकते हैं एक तरफ। और आप ये पिक्चोरियल फॉर्म में आपको ज़्यादा जल्दी से ग्राफ्स कर पाते हैं। तो यही आप थ्योरेटिकल फॉर्म की जगह अगर इस टाइप के नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम में भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। आपके नोट्स एक अच्छे से वेल डायग्राम और एक अच्छे से अपने फीचर्स फैक्ट्स और जो जो मेन मेन पॉइंट है अगर वो आपने हाईलाइट किए तो आपको एग्जामिनर पे इसका अच्छा इंप्रेशन भी जो है वो पड़ता है। आप देख सकते हैं। हेलो, इसमें भी कुछ समस्या होती है जिससे आप कभी कभी स्पेस से रन आउट हो जाते हैं, आपको जगह नहीं मिलती प्रॉपर। लेकिन आप बहुत से पॉइंट मैनेज कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की। तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो शुरू करते हैं। पहले आपको जो मेन टॉपिक है आपका वो लिख लेना है। आप जितनी अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे उतना आपका माइंड मैप जो है अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब मैंने ये टॉपिक लिया है इसके हमें अलग अलग जो है वो सब हेडिंग्स और वो जो सब टॉपिक्स है इसको एक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है और सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन की थी। तो इसके लिए मैं इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत है उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। आप किसी किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये जो आइडिया है वो सबसे पहले एम एन रॉय, पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इन्होंने कॉइन किया था। तो हम अभी लिखना चालू करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम अपना मेन पॉइंट जो लिखेंगे वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर अब हम लिखेंगे the term Constituent Assembly are first proposed by M.N. Roy. So we write our first point. First proposed by M.N. Roy in 1934। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली टर्म है वो एम एन रॉय इन्होंने कॉइन करी थी। हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस also demanded for constituent assembly in 1935। मतलब एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इनको समर्थन मिला। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है डिमांड। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अगस्त ऑफर ऑफ 1940 इसके अंतर्गत उस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हमारा जो पॉइंट है थर्ड वो होगा डिमांड एक्सेप्टेड। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940 डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। तो हम लिखेंगे डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940।
हमारा फोर्थ पॉइंट जो होगा हम देखेंगे। अब इसके बाद जो है क्रिप्स प्रपोजल आया जो इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक ड्राफ्ट का गठन किया, लेकिन बाद में टेरिटोरियल एम्बिशन की वजह से मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसे भी यहाँ पर जरूर जोड़ेंगे। क्रिप्स प्रपोजल were rejected due to territorial ambitions of Muslim League। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने 5। तो फाइनली कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया, और ये जो प्लान था कैबिनेट मिशन, ये दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेड था। जो हम लास्ट पॉइंट इधर देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया एंड दे आर मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। तो इसका मतलब दोनों को ये एक्सेप्टेड था। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे, कैबिनेट मिशन plan propose a scheme acceptable by both parties। स्पेलिंग मिस्टेक। बोथ पार्टीज मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। आप देख सकते हैं पहले मैंने जो टॉपिक लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपका ऐसा कौन सा भी टॉपिक हो सकता है नोट्स के लिए। बल्कि नोट्स में हम जो करते हैं थ्योरेटिकल, हम सीधा लिख देते हैं कि उसका बैकग्राउंड, ये सब हम मिक्स कर देते हैं। बैकग्राउंड, फंक्शन, उसमें क्या कौन कौन लोग थे, अगर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस होंगे तो हम वो भी मिक्स कर देंगे, उसके एग्जांपल्स भी मिक्स कर देंगे। तो इससे प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बनता। तो हमने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड लिया, मतलब किसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट किसने की थी, और बाद में वो किसने कैसे कैसे उसका एक्सेप्टेंस हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो हमारा अगला जो मेन पॉइंट होगा वो है इसका फंक्शन। तो हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो हम देख सकते हैं फंक्शन। तो हमारा इधर ये दिया गया है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी आप ये फॉन्ट काफी छोटा होने की वजह से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये जो है डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती है आपको याद करने के लिए। तो आप ऐसे फॉर्म में अगर नोट्स बनेंगे तो जरूर आपकी डेट्स भी याद रहेंगी। तो हम पहला पॉइंट जो हमारा होगा फर्स्ट मीटिंग जो है वो हमारी बनी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। सो हम लिखेंगे यहां पर मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड। और हाँ, मैं आपको और एक टिप बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे माइंड में बनाना दे, आप A4 शीट का भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास फिलहाल एक ऐसी बुक है तो मैं इसे में बनाता हूँ। इसके पेज काफी छोटे हैं, लेकिन आप A4 साइज में बहुत बड़े पेज पर भी ये बना सकते हैं। और मैंने आपको वैसा जैसे बताया, इसका एक ड्रॉबैक होता है कि आप स्पेस से रन आउट हो जाते हो, आपको उसकी स्पेस कम पड़ जाती है। तो वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। आपका मतलब ही यही है कि आपको जो है सभी चीजें नहीं लिखते। आप देख सकते हैं इधर कितनी चीजें, आपको बस आपके काम का जो एक्सट्रैक्ट है जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो ही लिखना है। तो इसलिए मेन मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चलिए हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा जो सेकंड पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक थी लेजिस्लेटिव बॉडी और एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। तो हम उसको भी याद लिखेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूटेड विथ टू बॉडीज। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। तो हमारे थर्ड पॉइंट, अब अभी हमने बैकग्राउंड लिया, अभी फंक्शन पूरा कर लिया। फंक्शन में हमने देखा कि कैसे वो बॉडी ने वर्क किया, मतलब उसके फर्स्ट मीटिंग कब हुई, उसमें से जो जो दो बॉडीज उन्होंने काम किया। लेजिस्लेटिव एक बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी। एक ने जीवी मावलंकर ने चेयर किया, एक डॉक्टर प्रसाद ने। ये ऐसा मैंने एक फॉर्म तैयार कर लिया। अभी हमको उसकी सब समरी नोट डाउन करनी है कि टाइम, डेट्स और ये सब। तो इसके हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समरी। तो समरी में हमारा पहला पॉइंट होगा। समरी आप एंड में देखा, समरी कभी भी आप एंड में ही देख सकते हो। तो आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने लगभग 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 2 साल 11 महीना और 18 दिनों तक। तो हम हमारा पहला पॉइंट लिखेंगे 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months and 18 days। हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा, और जो फाइनल जो आखिरी सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो हमारा लास्ट का पॉइंट होगा फाइनल सेशन took place on 24 जनवरी 1950। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है, however did not end and continue as the provisional parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament। ये सब के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि असेंबली ने प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया नई पार्लियामेंट की फॉर्मेशन तक। मतलब हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए तब तक 1951 से 1952 के टाइम तक। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो होगा कंटिन्यू एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया from 26 January 1950 till 1951 1952। मतलब हमारे जनरल इलेक्शन पहले 1951 और 1952 में हुए थे। तो हमने जो है ये एक माइंड मैप तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहिए वो हम ले सकते हैं इसमें से। तो हमको इससे ही सब जो है डिवाइड करना पड़ता है। अब मैंने फर्स्ट बैकग्राउंड में इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिवाइड किया, बाद में इसका फंक्शन देखा क्या था, बाद में समझ देखिए आप हर चीज में इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी साइंस के बहुत सारे टर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हो, डिसीज के टर्म में उसके सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट्स क्या है। अगर आप ऐसे माइंड में और इसमें अगर आपने फीचर किए और आपने इसको डेकोरेट किया तो आपको और अच्छे से ग्रास्प करने में ये मदद करेगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।